जहाँ से हम आते थे स्कूल के लिए, तो वी हैड टू वॉक फॉर एटलीस्ट you can say 3 days, trekking for 3 days to reach the town. मतलब हम जो इधर ठंड में हीटर वीटर जला के बैठते हैं वहाँ पर वो सुविधा वहाँ तो आपको आग जलाना पड़ेगा, तो वो नॉर्मल फीचर था हमारे टाइम में भी। और एक ऐसा स्पॉट है, वहाँ से आप दूरबीन से देखेंगे तो माउंट कैलाश दिख जाएगा आपको। माउंट कैलाश का आपने कुछ ऐसा बिलीफ भी सुना है, कुछ हॉरर बिलीफ ऐसा कुछ? तो उनको हम जो है ग्रेज देते थे, उसके बदले में सॉल्ट और ऊल लेके आते थे। तो उस वैली के, जो हमारी वैली है, उसके पहले आदमी थे जिन्होंने हाई स्कूल का एजुकेशन किया था, बिकॉज हाई स्कूल क्वालिफाई करने के लिए उनको अल्मोड़ा आना पड़ता था। तो टू रीच अल्मोड़ा दे हैड टू ट्रैक फॉर 15 days। 15 days? हाँ। तो ही इंसिस्टेड कि हमें डॉक्टर ही बनना है। तो हम 3 कजिन्स थे वहां पर, उसमें से मैं डॉक्टर बन पाया। I got down, I spoke to this 3-wheeler, said I want to go to All India Institute of Medical Sciences. He knew this is a new person because I never knew it was known as a medical only. Okay. कितना रुपए लेके आए थे आप घर से? I think I had around 100 rupees or so. आपको जैसे पता ही कि एक मेडिकल ग्रेजुएट बनाने के लिए सरकार बहुत पैसा खर्च करती है। तो एम्स में तो काफी खर्चा होता है, करोड़ों में एक बच्चे के लिए खर्च हो जाता है उसको एक मेडिकल डॉक्टर बनाने के लिए। 99.9% लोग जो है एम्स में रहना चाहते हैं। 0.1% लोग होंगे जिनको लगता है कि मैं छोड़ दूं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो आज की डेट में आरपी सेंटर में जो इक्विपमेंट वहां पर है वर्ल्ड के टॉप मोस्ट है। तो दोस्तों, आज के इस कॉन्वर्जेशन में हमने बात की डॉक्टर JS टिटियाल से, पद्मश्री, जो कि बहुत बड़े आई सर्जन ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, और वो एम्स में कई सालों से, कई डेकेड से अपने प्रैक्टिस करते आए हैं। हमने उनसे बात करके जाना उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, स्कूल के क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं, उनकी बहुत सारी एडवेंचरस स्कूल स्टोरीज निकल के आई इसमें, उनके एम्स की बहुत सारे कहानी किस्से और क्या क्या केसेस वो देखते आए हैं। इसको बात करने का मतलब ये था कि हम उसमें जाने कि क्या क्या आई के ऐसे ट्रेंड आ रहे हैं हिंदुस्तान में जिसको हम अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट करके स्टॉप कर पाए। तो इस कॉन्वर्सेशन को ज़रूर देखिए, ज़रूर सुनिए, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू। तो हमने आपके रिसर्च करते समय काफ़ी सारी चीज़ें देखी, काफ़ी मज़ा आया। जो हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, अपने फादर पेरेंट्स से सुनते हैं, वो बोलते थे ना कि हम तो नदी पार करके जाते थे स्कूल वगैरह। आपकी भी कुछ कुछ वैसी स्टोरी है? तो सिमिलरली। हाँ, तो वो क्या है? लाइक जिस जगह से हम आते हैं उसमें तो उत्तर प्रदेश था, अब उत्तराखंड बन गया ये 2000 में। तो एक सीमांत क्षेत्र जो कि आप तिब्बत और नेपाल को बॉर्डर करता है, बिल्कुल एक कॉर्नर में है देश के जो है। तो जब उस समय जो हम थे छोटे, तो उसमें कोई ऐसा मोटर रोड तो था नहीं। जो इनफैक्ट हमारा जो है जो ओरिजिनल विलेज है उसका हाइट है करीब 13,000 फीट्स। तो 6 महीने स्नो रहता है। तो हमारा जो है माइग्रेशन होता था, लाइक 6 months इन अपर एरिया, 6 months इन लोअर एरिया। तो अपर एरिया इज द मेन एरिया जहाँ से हम आते थे स्कूल के लिए। तो वी हैड टू वॉक फॉर एटलीस्ट you can say 3 days, trekking for 3 days to reach the town, Okay. जहाँ पर मिडिल स्कूल होता था। तो दैट वाज, इफ यू आज के इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो बहुत टफ रहा होगा, लेकिन वो वहाँ का वो रूटीन था वो। तो हम एज बच्चे ग्रुप में आ जाते थे, तो साथ चल करके, और बीच में किसी के घर में ठहर लिए, उसके बाद पहुंचते थे। पर लकीली जो टाउन था वहाँ पर मेरे एक मामा जी थे, तो उनका छोटा सा एक ग्रोसरी की दुकान थी वहाँ पर, उनका घर भी था। तो हम जो 2-3 मसौरे भाई जो है साथ रहते वहाँ स्कूल पढ़ने के लिए, तो वो सुविधा थी। तो उस कारण से जो है वहाँ पर एजुकेशन हमारा हो गया था, प्राइमरी एजुकेशन जो है। तो अभी मैं सोचता हूँ कभी कभी जो है कि उस टाइम में आपके पीठ में एक पिट्ठू होता था जिसमें थोड़े बहुत कपड़े और रास्ते में खाने पीने का सामान, एक छतरी, बिकॉज हम लोग मई में ट्रैवल करते थे
तो थोड़ी सी बारिश भी होती थी। और पहाड़ में आपको पता ही है कि कभी ऊपर से पत्थर गिर रहे होते हैं, कभी लैंडस्लाइड हो रहा होता है उस बारिश के मौसम में, तो वो दिक्कतें थी। लेकिन सोचा जाए तो हो सकता है वो बेस्ट टाइम रहा होगा उस पीरियड के लिए। अब जो है अब हाफ अ सेंचुरी हो चुका है। अब जो है पिछले 2-3 सालों से और वहाँ पर रोड कट गया है, तो अब गाड़ियाँ चलने लगी है, तो वो डिस्टेंस अब जो है जहाँ मैं 3 दिन पैदल चल के आया था, और डिस्टेंस जो है 4.5 घंटे का हो गया। अच्छा, मतलब उतना आप पैदल चलते थे? तो ये जो 3 घंटे की जर्नी है वो एक साइड आप बता रहे हैं कि एक साइड के लिए? 4 घंटे की जर्नी एक साइड के लिए। हमारा जो टाउन है उसका नाम है धारचूला टाउन का। तो वहां से मेरा विलेज जो है जिसका नाम है तीदांग, अब जो है 4 या 4.5 घंटे लगते हैं गाड़ी से जाओ। तो रोड अभी भी कच्ची है, तो पहुंच जाते हैं गाड़ी से, तो सुविधा थोड़ी सी हो गई है। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में मैं अपना विलेज देखता हूँ तो हार्डली जो है 30% पॉपुलेशन है वहाँ पर। क्योंकि अब जो है ज़्यादातर लोग जो है नीचे तो लोअर हाइट में रहना शुरू करते हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ है। तो जो हमारा एग्रीकल्चर था वो भी हार्डली 10% रह गया है। तो चीज़ें थोड़ी सी कैसे ना टाइम के साथ साथ जो है नीचे लोग शिफ्ट हो गए हैं जहाँ पर ज़्यादा कंफर्ट है। तो मैंने सुना है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी पहुँची नहीं है। हाँ, अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची है। तो अभी मैं देख रहा था पिछले लास्ट में गया था 2018 में, तब वहाँ पर जो है सरकार ने जो है हर घर को एक सोलर पैनल दे दिया था उन्होंने, जिससे घर में 5 बल्ब जल सकते हैं आपके। अच्छा, तो एटलीस्ट वो रोशनी आ गई है। मतलब हम जो इधर ठंड में हीटर वीटर जला के बैठते हैं वहाँ पर वो वहाँ तो आपको आग जलाना पड़ेगा, तो वो नॉर्मल फीचर था हमारे टाइम में भी। और आपको सरप्राइज वहाँ पर जो है नेटवर्क है। जियो का टावर लग गया पिछले 2 सालों में। उसके पहले जो है BSET लगता था जिसमें आप जो है कर सकते। तो बिकॉज ऑफ दिस सोलर सिस्टम जो है ये सब चल रहा है वहाँ पर, तो वो सुविधा हो गई है। कुछ साल पहले अराउंड 2014 के आसपास में जो है सरकार ने हर विलेज में एक सैटेलाइट फोन सिस्टम लगा दिया था, उससे भी आप बात कर सकते थे। तो चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव हुई है। हमारे टाइम में तो जो है एक चिट्ठी डालो तो 3 महीने में पहुंचती थी वहाँ पर। तो अभी आपके सबसे क्या चीज़ इम्प्रूव हो सकती है? और वहाँ पर इम्प्रूव जो हो सकती है, एक तो जो रोड है वो ठीक हो जाए, कनेक्टिविटी हो जाए ठीक से। इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि जो हमारे एरिया में एक डैम है, वो जो है दैट इज कॉल्ड डॉली गंगा प्रोजेक्ट, जो NHPC ने बनाया है। कभी मेरे ख्याल से 15-20 साल हो गए उसके बने हुए। तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो वहाँ पर जनरेट होती है वो नॉर्दर्न ग्रिड में आती है पहले। तो फिर नॉर्दर्न ग्रिड से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता हूँ। तो जहाँ से बिजली बनती है वहाँ पे बिजली नहीं है। अच्छा। ये समस्या है। जो हमारी धारचूला टाउन है, तो वहाँ पर भी बिजली जो है मेरे ख्याल से हार्डली 6 या 7 घंटे आती होगी दिन में। तो अभी विंटर में तो ऐसे भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, समर में और भी कम रहता है। तो ये सब चीज़ें उसमें सुधार हो सकता है। और टूरिज्म एक मेजर इश्यू है। जितने भी उत्तराखंड के हिल्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट होने चाहिए अच्छे। गढ़वाल में टूरिस्ट स्पॉट अच्छे बन गए हैं। जैसे आप देखो, एक साइड देहरादून मसूरी हो गया, दूसरी साइड में बद्रीनाथ केदारनाथ हो गया। लेकिन उत्तराखंड में तो एक ही जो मेजर अट्रैक्शन है आज की डेट में, वो है आदि कैलाश। वो हमारे जगह ही पड़ता है। तो वो धीरे धीरे पिकअप हो रहा है। मोटर रोड वहाँ पर बन गए अब। तो मुझे लगता है कि इससे आने वाले कुछ सालों में जो है एक अच्छा जो है उसके दोनों तरफ से देखा जाए, टूरिस्ट के हिसाब से जो ऐसे प्रकृति को देखना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, या जिनमें एक जो है धार्मिक भावना है उनके लिए भी अच्छा है। क्योंकि हमारा पूरा जो एरिया है वहाँ महादेव की पूजा होती है, क्योंकि वहाँ से माउंट कैलाश बहुत पास पड़ता है। तो पहले जो इंडिया जो तिब्बत का एक रूट था कैलाश मानसरोवर यात्रा, वो हमारे क्षेत्र से था, पहला जो ओपनिंग था। तो दूसरी ओपनिंग जो है सिक्किम से है, नथुला पास। ये 2 इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ से जो है इंडियन और चाइनीज गवर्नमेंट में एग्रीमेंट था
इसलिए जब से कोविड हुआ या कुछ और प्रॉब्लम से जो है अभी दोनों रास्ते बंद हैं, तो मुझे लगता है कि अब खुल जाएंगे, रिलेशनशिप थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, तो उससे भी जो है वहाँ के लोकल लोगों को जो है काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि लोग आते हैं तो लोगों को काम मिलता है और एक धार्मिक भावना में भी जो है थोड़ी सी जागृति होती है, इस हिसाब से देखा जाए। पर लकीली जो इंडियन एरिया है वहाँ पर इसी साल एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर एक टेलीस्कोप लगा दिया गवर्नमेंट ने। हाँ। तो वहाँ से यू कैन सी द माउंट कैलाश, ओके, आदि कैलाश। तो हाँ। इंडियन साइड से भी जो एरिया है करीब करीब जो है मानसरोवर टाइप का है यहाँ पर भी, जिसे हम आदि कैलाश या छोटा कैलाश बोलते हैं। और एक ऐसा स्पॉट है, वहाँ से आप दूरबीन से देखेंगे तो माउंट कैलाश दिख जाएगा आपको। माउंट कैलाश का आपने कुछ ऐसा बिलीफ भी सुना है, कुछ हॉरर बिलीफ ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एरिया अब लोगों को पहले पता नहीं था, धीरे धीरे उसकी जो है इम्पोर्टेंस लोगों को पता चल रही कि कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है बॉर्डर क्रॉस करके चाइना ही जाना पड़े कैलाश देखने के लिए, इंडिया से भी आप देख सकते हैं। और सेम फीलिंग जो है इंडिया में भी हो सकती है, क्योंकि आदि कैलाश में सरोवर है और सारा उसी तरह का जो है एक नेचुरल वो है प्लेसमेंट। देखा आपने टेलीस्कोप से? मैं खुद नहीं गया हूँ कि इसी साल लगा वो टेलीस्कोप जो है। ओके ओके। लेकिन मेरे बड़े सारे लोग, मेरे पैतृक लोग तो जो है, हमारा जो पैतृक जो मेरे दादाजी थे, ग्रैंडफादर, तो उस टाइम में वी हैड दी वेरी नाइस रिलेशनशिप। तो हमारे जितने भी जो ट्रेड होती थी वो जो है तिब्बत से होती थी उस जमाने में। तो वहाँ पर एजुकेशन जीरो था उस टाइम में, लाइक 40s 50s 60s में एजुकेशन में कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, कि सारे लोग उस ट्रेड में लग जाते थे। तो आपके पास बकरियां होती थी जिनमें आप उनके पीठ में सामान लगा करके तिब्बत जाते थे और तिब्बत से ऊल लेके आते थे, तिब्बतन ऊल या फिर तिब्बतन सॉल्ट, जिसे रॉक सॉल्ट बोलते हैं, वो लेके आते थे। फिर ये जब नीचे विंटर में नीचे आ जाते थे, दे यूज्ड टू गो टू नेपाल हिल्स। तो नेपाल हिल्स में जो है सॉल्ट नहीं होता था, तो दे यूज्ड टू गिव सॉल्ट टू दीज पीपल। सॉल्ट के बदले में ग्रेन्स लेते थे लोग, तो उस ग्रेन्स को तिब्बत पहुंचाते थे। तिब्बत पूरा जो इस साइड में है, वेस्टर्न तिब्बत पड़ता है, वहां पर कोई एग्रीकल्चर नहीं होता है, इट्स टोटली डेजर्ट टाइप ऑफ। तो उनको हम जो है ग्रेन्स देते थे, उसके बदले में सॉल्ट और ऊल लेके आते थे। तो दैट वाज अ वेरी गुड ट्रेड फॉर लोकल इंडियंस एट दैट टाइम। जब 1950s में जब चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन होना शुरू हो गया, बाय 59 चाइनीज हैड टेकन ओवर द तिब्बत, तो हमारा ये बिजनेस बंद हो गया या ट्रेड बंद हो गया। तो पीपल हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स एजुकेशन। बाय 90s एंड 2000 उस एरिया धाचुला ब्लॉक का मेरे ख्याल से द एजुकेशन जो लिटरेसी रेट हैड इम्प्रूव सो मच, ऑलमोस्ट 90% लिटरेसी हो गया था, जो 60s में हार्डली 5 to 10% था। Okay. So that is a benefit we got from block happening in that the trade between that Indian population at that time with the Tibet. Okay. So we all shifted towards education. In fact, जो मेरे फादर थे वो पहले हमारे ब्लॉक के उस एरिया के, कि वहाँ बहुत सारे वैलीज हैं, तो उस वैली के जो हमारी वैली है उसके पहले आदमी थे जिन्होंने हाई स्कूल का एजुकेशन किया था। बिकॉज हाई स्कूल क्वालिफाई करने के लिए उनको अल्मोड़ा आना पड़ता था। तो टू रीच अल्मोड़ा दे हैड टू ट्रैक फॉर 15 days। 15 days। हाँ, तब मोटरेबल रोड नहीं था अल्मोड़ा तक भी। आज अल्मोड़ा तो बहुत बड़ा शहर है। तो पहले आदमी थे, तो वो इनफैक्ट पहले आदमी थे जिनको एक गवर्नमेंट जॉब मिला था। हाँ, आर्मी में थे शायद? नहीं, पुलिस में थे, यूपी पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट में थे। हाँ। और because of that only I think we got into this better education also। Okay, तो मतलब आप बोलते हैं कि आपके एजुकेशन को इनिशिएट करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। वो सिचुएशन का। Okay। एक तो जो मेरे ग्रैंडफादर थे, he was totally illiterate, but he knew many things, he could speak many languages। तो इनफैक्ट मैंने जो शुरू के फर्स्ट से थर्ड तक तो घर में ही पढ़ाई की। हाँ। Because my grandfather used to say I can give you better teaching than a teacher। अच्छा, okay। In that area। तो I got admission directly on the 4th standard।
in that small primary school. उसके लिए भी हमें जो है 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था. मेरे गांव में नहीं था स्कूल, तो दूसरे गांव में था, तो वो भी पैदल चल के जाना पड़ता था. लेकिन वो एक सीख था कि दे वांटेड अस टू बी एजुकेटेड, बिकॉज तब कोई चारा था नहीं. हम लोग वो मेहनत नहीं कर सकते थे कि आप बकरियों को लेके या अपने खच्चरों को लेके अब पहाड़ों में चढ़े, वो कष्ट करें, था नहीं वो. तो वी शिफ्टेड टू एजुकेशन. तो जो धारचूला में जहाँ पर मैंने मिडिल स्कूल की पढ़ाई की, दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ माय मैटरनल अंकल. In fact, I took science side after I crossed 10th examination. तो he insisted कि मेरे बच्चों को जो है साइंस लेना जरूरी है और बायो लेना है. कोई रीजन उसका? जिससे कि आप डॉक्टर बन सको. ओके. बिकॉज हमारे एरिया में हेल्थ केयर बहुत ही पुअर था, एंड वी कुड सी पीपल सफरिंग फ्रॉम अ वेरियस एक्यूट या सीरियस प्रॉब्लम्स. उनकी ट्रीटमेंट होती नहीं थी. तो मेरे अंकल सोचते थे कि यार मेरे बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे तो जो है ना सुविधाएं बढ़ जाएंगी. तो ही इंसिस्टेड कि हमें डॉक्टर ही बनना है. तो हम 3 कजिन्स थे वहां पर, उसमें से मैं डॉक्टर बन पाया. मेरे से बड़ा एक मेरा कजिन था, वो 2 साल सीनियर था मेरे से. तो फॉर्चुनेटली वो डॉक्टर नहीं बने, बट ही डिड बॉटनी से उन्होंने एमएससी किया. उसके बाद ही बिकेम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में उनका सिलेक्शन हो गया था. तो ही वाज अ बेटर पोजीशन. कहते थे ऐसे से कि आप बेटर पोजीशन में हो, कहते थे तुम बेटर पोजीशन में हो. ओके. तो वो एक रीजन था. व्हाट हैपेंड व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, 11th मैंने पास कर लिया था धारचूला जो जीआईसी था, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज. तो सडनली माय फादर गॉट ट्रांसफर्ड. ही वाज इन सेम प्लेस. कि उसमें एक यूपी पुलिस का एक ब्रांच होता था जिसे एसपीएफ बोलते थे, स्पेशल पुलिस फोर्स. तो बॉर्डर में रहता था. तो माय फादर चोज दैट प्लेस कि मैं बॉर्डर में रहूंगा अपने फैमिली के साथ. तो सडनली उनका ट्रांसफर हो गया हेडक्वार्टर में लखनऊ में. तो सेड या तो मेरे लिए तो पनिशमेंट हो गया कंफर्ट जोन से मुझे वहां. तो ही सेड कि चलो मैं अकेले क्यों जाऊं, तुम भी साथ चलो, तुम्हारा एजुकेशन ठीक हो जाएगा. ओके. तो इन द 12th स्टैंडर्ड आई हैड टू कम टू लखनऊ. So I did my intermediate from Lucknow. Then I knew that there's a coaching for a medical entrance. So I did a coaching for 1 year, medical coaching. So that gave me the idea that there are various medical institutions, because we knew UPCPMT. That was a combined pre-medical test for all the UP medical colleges. I think that time there were 6 medical colleges at that time. Okay. Then I knew there is a one institute called All India Institute. अच्छा, आपको पता था? Then when I was doing the coaching, okay. So I filled the form for this also. So luckily it happened, I got selected into AIIMS in 1978. And in fact, I got selected in many places like BHU and UPCMT. Because BHU का अलग से एग्जाम होता था और AIIMS का अलग से होता था और UPCPMT का अलग होता था. One area I wanted to be at that time, I wanted to get into AFMC. Okay. जो मैं क्लियर नहीं कर पाया. Because in my area, Dhachula, we used to see only good, people were army people. Because that's the army belt. And that, GIC, that government inter college, the road went through the army area. Because the school was in the army area. So every day I used to see army officers. So I had a desire I should become a army officer. So I thought best possible way be to get into armed medical forces, the medical college. But I couldn't get into that, But AIIMS I think was a better educational institution for a medical purpose, right? That I came to know when actually going through the education, that the coaching. And then I came to Delhi for examination. Luckily, I didn't have to come many times. I got selected the first time itself. And the best part was, that was I had only 2 journeys. One from Dharchula to Lucknow. The first time I saw the plains, because I had no idea what the area will be looking like, We used to think from where the sunrise will happen, where the sunset will happen, because there were no mountains. In the hill area, you see sunrise from the mountains and sunset in the mountains only.
So that was the first journey. First time I saw the train. I sat on a train in a place called Tanakpur. From there, reached Lucknow. From Lucknow, I directly came to Delhi. Hmm. So these are two spots in my life, you know, which changed my entire subsequent life and journey in a medical area. तो दिल्ली में जब आप आते तो सबसे पहला कल्चरल शॉक क्या याद है आपको? We knew that Delhi is a tough area. And I remember the situations, you know, when I was coming for examination. It was a month of June. And they used to say, Delhi, you know, people will cheat you. So make sure you be careful when you ask for those three-wheelers, when you get out of a railway station. Just, you know, bargain with the three-wheelers, because whatever they say, it will be much more. And I knew that from New Delhi railway station to reach AIIMS would have costed around 5 or 7 rupees at those days. So I got down, I spoke to this three-wheeler, I said, I want to go to All India Institute of Medical Sciences. He knew this is a new person. Because I never knew it was known as a medical only. Okay. Because AIIMS and Safdarjung was a medical. So he immediately picked me, he's a new person. So he got me to AIIMS and he was just driving. I saw the AIIMS board. I realized the AIIMS has come. I said, oh, stop, this is AIIMS. I want to go to hostels. So he said, I won't take to hostel because he knew once he comes to hostel, then he won't be able to, you know, fool me. He dropped me on the main road. He charged me 24 rupees. I still remember that. Despite all those instructions given by my, my father and other people, I still paid him more. तो आपने वैसे दे दिया क्योंकि भोलापुर मैंने सुना ज्यादा होता है क्योंकि हाँ बोला I didn't have to. I thought how to discuss all these things. I paid him and walked through the entire main road to the hostels, which was almost a kilometer. और कितने रुपए लेके आए थे आप घर से? I think I had around 100 rupees or so. Big chunk given to auto rickshaw. Because we had no other options, because traveling by bus, I had no idea. There would have been a bus from New Delhi railway station to AIIMS. But the best, people told me that best is you pick a three-wheeler and that will be easy and that will drop you to the spot also. But वो हुआ नहीं. वो बड़ा स्मार्ट था, उसने जो है बाहर ही रोक दिया था. But when I reached AIIMS, हॉस्टल में मेरे एक सीनियर स्टूडेंट थे यहाँ पर, तो मुझे याद है कि हमारे एरिया से भी मेरे जो बाकी बचे थे एटलीस्ट 7-10 स्टूडेंट्स टुगेदर who had come for taking the exam. And I was so lucky, I had no idea कि मेरा एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है, क्या है. दिल्ली had it was a new for me, So I was so lucky. I was staying in the AIIMS hostel, Gents hostel, and my examination center was in Yusuf Sarai only. Oh. So that was a comfort. I never knew that will happen, but amongst all those 7-8 students, I had the next door, examination center. And I remember now, I think 2023, I think, or 2 years back, 22. And I was called as a chief guest in the same school, DAV school in Yusuf Sarai, that I was narrating to those teachers there. I had come here as to appear for a AIIMS exam. Life coming to full circle that, it was a nostalgic to be in that place. But I saw that, the entire campus was totally different. The cafeteria, we had central cafeteria, and where it was 24 hours open, so we could go anytime, have something to eat there also. And I remember seeing that culture, which is not there in other places. The environment was so clean, and people are friendly. Nobody will ask you anything. Where are you going? From where you have come? So you felt you're free here. And that gave me an idea I should be here, But luckily the God was very kind, got me into this. In fact, when I came for a joining, so you had to come 2 days before for a medical examination.
So I reached here around 27th of July evening. I stayed in the hostel that my senior colleague. On 28th, my medical examination going on, and the same evening I got a hostel room. अरे वाह. They said, no, you come from a far off place, you take the hostel. That was the advantage being AIMS, because, and that too a single room, which in other medical colleges people are surprised, "Arey, you have a single room." Generally they share, no? They share. No, in other colleges, because there are hundreds of students. AIMS had 50 students, 45 Indians and 5 foreigners. Okay. So you had rooms available all the time. So it was so comfortable, you know. And in fact, I didn't buy many books also. The AIMS had a book bank. So you could issue all the books from the library and return after you complete, you know. That was a huge advantage being here, you know. तो ये कौन सी एज में आपका सिलेक्शन होता है? So I was around 18, 19 at that time. 18, 19 and now you are 65. I'm 65 plus now. मैंने तो सुना 46 years हो गए एम्स में. हाँ हाँ, क्योंकि आप जब आए थे तब से लेकर आप उधर ही हैं. हाँ. और मैंने सुना आप अपने बैच में प्रोबेबली ओनली डॉक्टर हैं जो वहां पर रह के उन्होंने सर्व किया, बाकी सब इधर उधर चले गए थे. Yes, I think वो भी एक you are very lucky to repay back something to the institute. आपको जैसे पता ही कि एक मेडिकल ग्रेजुएट बनाने के लिए सरकार बहुत पैसा खर्च करती है. तो एम्स में तो काफ़ी खर्चा होता है, करोड़ों में एक बच्चे के लिए खर्च हो जाता है उसको एक मेडिकल डॉक्टर बनाने के लिए. फिर हमने तो यहाँ पर MBBS की पढ़ाई की, उसके बाद PG की पढ़ाई की, तब जाके हमने सर्विस देना शुरू किया. बिकॉज जब आप सीनियर रेजिडेंट बन जाते हो तब एक्चुअली यू आर पेड टू योर वर्क ऑल्सो, तब हम सर्विस देना शुरू करते हैं. तो आई एम फॉर्चुनेट बिकॉज हमारे लिए, मेरे लिए जो है टू रीच दिल्ली और दिल्ली में एजुकेशन पाना वाज अ बिग थिंग फॉर अस, यू नो. मैं मानता हूँ जो हमारे साथ के बच्चे थे, जो दिल्ली के पढ़े हुए बच्चे थे, उनके लिए दे वर सीइंग फार अहेड आल्सो. वो कहते हैं यार हमें बाहर जाके पढ़ाई करनी चाहिए. तो उनका सोच ही थोड़ा डिफरेंट था. हमारा ये सोच था कि इतने बड़े जगह में आ गए तो इससे और बड़ा क्या हो सकता है. तो यू वर मोर देन सेटिस्फाइड इन फैक्ट, यू नो. मे बी दैट एक रीजन था कि मैंने आगे सोचा नहीं कि मैं आगे बाहर जाके वो पढ़ाई करूं, क्योंकि एम्स की जो पढ़ाई होती है वो मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे अच्छी पढ़ाई है. आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है. अब आप देखेंगे आज के बड़े सारे फेलोशिप्स होते हैं, बड़े सारे हायर एजुकेशन लोग करना चाहते हैं, ऑब्जर्वरशिप करते हैं बाहर जाके, उसकी कोई जरूरत नहीं है यदि आप एम्स में है तो. एम्स में से क्या है ग्रेटनेस जो उसकी बढ़ाता है? ग्रेटनेस जो मैंने देखा यहाँ पर, आपके टीचर्स बड़े डेडिकेटेड थे उस टाइम में, और पूरा इन कैंपस था. जो हमारे प्रोफेसर थे वो सारे कैंपस में रहते थे. जो क्लिनिकल साइड में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है. जैसे मुझे याद है जब मैं खुद PG कर रहा था, मेरा रात को मैं 2 बजे फ़ोन करता अपने प्रोफेसर को, वो आके हमें हेल्प करते थे क्योंकि इसी कैंपस में रहते थे. तो वो कल्चर जो है मेरे ख्याल से वही कल्चर था जो एम्स को इतने आगे टॉप स्पॉट में लेके आया, क्योंकि एक सर्विसेज की जो एक सुपरविजन होती है टीचिंग के हिसाब से, पेशेंट केयर के हिसाब से या रिसर्च के हिसाब से, योर सुपीरियर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू एंड गिव यू दैट. अब जब आपको लगता है आपके सीनियर, आपके टीचर जो है वो काम कर रहे हैं, तो आप कैसे पीछे रह सकते हैं? तो आप उससे भी ज्यादा काम करते हो. तो एक जो कहते हैं ना एम्स से लोग क्यों काम कर रहे हैं, मुझे पूछते थे लोग, यार आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप बाहर जाओगे तो करोड़ों कमा सकते हो. पर वो जो है काम करने की जो यहाँ पर एक वैल्यू है वो आपको समझ में आता है हर दिन. जब आपके स्टूडेंट आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपके कलीग्स आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपके पेशेंट आपको रिस्पेक्ट देते हैं, तो उससे बड़ी चीज़ तो हो नहीं सकती लाइफ में. हाँ, बट सर इसी से मेरे 2 क्वेश्चंस, बट फर्स्ट उनमें से ये है कि कहीं ना कहीं तो डिज़ायर आती है ना कि मैं अगर इतना वैल्यूएबल हूँ मैं उसको मॉनेटरी इन कैश करूँ. तो आपने नहीं किया, तो आपके लिए क्या ऐसी चीज़ थी कि जिस चीज़ एक इंसिडेंट हुआ हो किसी ने मोटिवेट किया कि इधर ही रहूँ? देखो, मोटिवेशन तो हर दिन ही रहता है, और बीइंग इन एम्स एक सबसे बड़ा मोटिवेशन है. मेरे ख्याल से गिवन ऑप्शन 99.9% लोग जो है एम्स में रहना चाहते हैं. 0.1% लोग होंगे जिनको लगता है कि
मैं छोड़ दूं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। उन्हीं में से कुछ परसेंटेज ऐसे होंगे जो पैसे के लिए बाहर जाएंगे। बहुत रेयर है कि लोग पैसे के लिए बाहर जाते हैं एम्स छोड़ करके। वो तभी सिचुएशन आता है जब एम्स में यदि आपके जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आपको लगता है कि आप जो है ग्रो नहीं कर रहे हो, या आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ ऐसे सराउंडिंग्स बन जाते हैं, एटमॉस्फेयर बन जाता है जहाँ पर आपको काम करने में दिक्कत हो रही है, तब जाके छोड़ के जा रहे होते हैं। और ये पिछले 5-10 सालों में ही हुआ है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ देश में, दिल्ली में भी देखें, बड़े अच्छे अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं। वहाँ पर जो है आप अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज है, इक्विपमेंट्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया हो गया। वो कंपेरेबल है एम्स से, या कभी कभी एम्स से अच्छे भी हो सकते हैं। तो वो एक रीजन हो सकता है लोगों को बाहर जाने, क्योंकि वही काम वहाँ पर कर सकते हैं। जस्ट पैसे के लिए कोई रेयरली कोई आदमी बाहर जाएगा, क्योंकि यहाँ जो सुविधा हमें मिलती है, जैसे मैंने कहा, जो रिस्पेक्टफुल काम यहाँ पर होता है। दूसरा मेरे लिए जो कंफर्टेबल था कि मैं हमेशा कैंपस में रहा, और कैंपस में घर होना जो है आज की डेट में दिल्ली में बहुत बड़ा एक सुविधाजनक है। मैं कभी गाड़ी चला के नहीं जाता हूँ। वो एक सबसे बड़ा मेजर वो है। पिछले 10 साल मैंने गाड़ी चलाई भी नहीं है। तो ये बाहर तो हो ही नहीं सकता। आप हर दिन 2 घंटा खर्च करते हो, तो वो बड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। और दूसरा ये कि अब यहाँ पर जो मेरे छोटे बच्चे थे वो बड़े कंफर्टेबल सिचुएशन में थे, सेफ्टी है यहाँ पर है, और जो इन्वायरमेंट बच्चों का है सभी जो है सिमिलर तरह के फैमिली बैकग्राउंड, और उनके बच्चे साथ में रहते हैं, तो उससे बच्चों का जो है ग्रोथ, उनका एटीट्यूड ठीक रहता है। वो भी एक रीजन था कि हम यहाँ पर रहना चाहते थे। बाकी तो एक जैसे जैसे टाइम चलता जाता है मेरे साथ, स्पेशली भगवान ने जो है रास्ते अपने आप डोर्स होते हैं जो खुलते चले गए। तो वो भी एक कारण था कि यहाँ पर मुझे सोचना नहीं पड़ा कि मैं एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हूँ, क्योंकि जब तक मैं MBBS यहाँ पर कर रहा था तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। आई थॉट कि मैं यहाँ पर उस लेवल का मेरा जो है कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। तो मैं तो जैसे रूटीनली लोग सोचते थे, मैं आई वाज लुकिंग फॉर जॉब इन UPSC एट दैट टाइम। बट मेरा लाइफ चेंज हुआ जब मेरा सिलेक्शन हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए इस डिपार्टमेंट में, ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में। दैट चेंज माई लाइफ। उसके बाद मैं थोड़ा जो एवरेज स्टूडेंट था दैट बिकम लिटिल बेटर। और जब मैंने PG खत्म कर लिया, लकीली द डे आई फिनिश माई PG, next day I got selected as a post senior resident, and that too in a cornea subject। क्योंकि जो ऑफ्था लेने का मेरा एक मेजर कंसर्न भी था, क्योंकि जो मेरे टीचर थे प्रोफेसर मदन मोहन, ही वॉज अ ग्रेट सर्जन। क्लिनिशियन तो बहुत अच्छी थे, ग्रेट सर्जन, और उनका एक रुतबा था, ऑरा था उनके चारों तरफ। तो उनको देख के लगता था कि यार आदमी होता है ऐसे वो। एंड ही यूज्ड टू डू ब्यूटीफुल कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी। उनके पेशेंट, जैसे हम बैठे हुए कोई पेशेंट आ जाए ट्रांसप्लांट का, जैसे उनके आंख में हम टॉर्च डालते थे, बिल्कुल शाइनी कॉर्निया होता, बिल्कुल क्लियर। तो कोई भी गए डॉक्टर मदन मोहन ने सर्जरी किया होगा, तो मुझे लगता है यार हम भी कर सकते हैं ये चीज, जो आगे चल के आपने किया। हाँ, तो दैट वाज अ मोटिवेशन फॉर मी टू टेक दिस ब्रांच। कॉर्निया, जो कॉर्नियल सर्जरी और रिफ्रैक्टिव सर्जरी, कैटरैक्ट, ये मेरा वो था। उसमें मेरा एंट्री हो गया, वो मेरा रास्ता अपने आप खुलते चला गया। तो सब्सिक्वेंटली आई कुड डू मेनी थिंग्स। फिर यहाँ पर एक और स्टेप आता है जब आप जो है सीनियर लेवल में आ जाते हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती चली जाती है। जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। जब आपको कुछ नहीं मिल रहा होता, दैट मीन कि आप जो है उस चीज के लायक नहीं हो। यदि आप कहते हैं बेटा आप ये कर दो, तो आपको बड़ी खुशी होती है, मेरा टीचर मुझे कह रहा है कर दो। वो मेरे साथ हमेशा रहा। तो दैट वाज द वन रीजन टू बी हियर आल्सो। और मुझे पता है कि प्रोफेसर बनने के लिए यहाँ बहुत स्ट्रगल होती थी पहले, बिकॉज इट यूज्ड टू बी अ सिलेक्शन पोस्ट। आजकल तो सारे प्रमोशन हो गए, टाइम बाउंड प्रमोशन हो गए। तो हमारे टाइम में सिलेक्शन पोस्ट था, तो आई कुड गेट इनटू दैट आल्सो, एंड दैट गेव मी अ रिस्पांसिबिलिटी टू डेवलप। उसके पहले था मैं खुद डेवलप हो जाऊं,
अब ये पीरियड आया कि मुझे इंस्टीट्यूट को डेवलप करना है। ओके। तो दैट गेव मी अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द थिंग्स। तो मैंने जो है, मुझे याद है सबसे पहला काम जो मुझे दिया गया था कि आप डे केयर सर्जरी सर्विसेज शुरू करिए। ओके, वो क्या होता है? मतलब पेशेंट सुबह आया सर्जरी के लिए, सर्जरी किया और चला गया। अच्छा, ओके। तो वी डिडंट हैव टू एडमिट इंडोर्स। तो उससे क्या हुआ कि हमारी सर्जरी की जो नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ गए, बिकॉज एडमिशन का एक लिमिटेशन है, आपके पास फिक्स नंबर ऑफ बेड्स है, उतने पेशेंट आप भर्ती कर सकते हैं, लेकिन आपकी सर्जरी करने की कैपेसिटी या जो एरिया है ज्यादा है। तो दिस डे केयर सर्विसेज चेंज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ केयर इन दीज पेशेंट्स। उससे क्या हो, ज्यादा सर्जरी होगी, जो हमारी टीचिंग इंप्रूव होगी, बच्चों को ज्यादा सर्जरी मिलने लगी, और हमें भी उसमें जो है इनोवेशन करने में मौका पड़ा। दूसरा एक मेजर काम हमने जो किया है, इन हाउस इन्वेंट्री बिल्ड करी। जैसे पेशेंट सर्जरी के लिए आते हैं, उनको सामान खरीदना पड़ता था पहले, जैसे लेंस हो गया या फिर वेरियस अदर डिवाइसेस, पीपल हैव टू गो अराउंड इन द मार्केट टू बाय दोस थिंग्स। तो हमने इन हाउस इन्वेंट्री बना दी सारे लेंसेज के, सारे जो डिस्पोजल आइटम्स के। आज के डेट में क्या होता है, पेशेंट हैज टू जस्ट फिल द फॉर्म या फिर डॉक्टर हैज टू जस्ट टिक द रिक्वायरमेंट्स, पेशेंट पेज टू अकाउंट सेक्शन, आपका सारा सामान ओटी में मिल जाता है। तो दैट वाज अ मेजर चेंज वी कुड डू। उसमें क्या होगा, एक चीजें अच्छी मिलने लगी और चीजें कंफर्टेबली मिलने लगी, और हमारा गलती से कुछ इधर उधर हो गया तो यू हैव अ इन्वेंटरी टू रिप्लेस दैट इमीडिएटली। तो दैट वाज द बिगेस्ट चेंज आई कुड मेक इन दिस प्लेस। तो तीसरा जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वी कुड बाय इक्विपमेंट्स ऑफ अ वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स। तो आज की डेट में आरपी सेंटर में जो इक्विपमेंट वहां पर है, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट हो या फिर सर्जिकल इक्विपमेंट्स हो या रिसर्च के इक्विपमेंट्स हो, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट है, एंड दैट आई कुड डू इट, एंड दैट वाज वेरी सेटिस्फैक्टरी फॉर माय जर्नी आल्सो। उससे क्या हुआ, हमारे जो पेशेंट है उनकी क्वालिटी, जो सर्जरी की क्वालिटी इंप्रूव होगी, ट्रेनिंग की क्वालिटी इंप्रूव होगी। हमारे बच्चों को ये सोचना नहीं पड़ा कि मैं यूएस चले जाऊं या फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाऊं देखने के लिए कि क्या हो रहा है। इनफैक्ट वी वर द पायनियर इन दिस। बहुत से यूरोपियन कंट्री में नहीं होता जो हमारे पास होता है। तो आपके सबसे ऑफ कोर्स आपका हार्डवर्क है इसमें, आपका विजन है, बट ये क्यों हम कर पा रहे हैं? क्योंकि ऑटोनोमस है एम्स इसीलिए? यस, ओके। एक तो ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस के अंदर भी आरपी सेंटर यूज्ड टू बी ऑटोनोमस। अच्छा। तो जब आरपी सेंटर को जो उसका जो है जो बना था 1967 में बना आरपी सेंटर, और एम्स 1956 में बना। तो ये पहला सेंटर था जो एम्स के अंदर बना। तो ये जो है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के थ्रू जो नेशनल कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के अंदर बनाई। तो इनफैक्ट शुरू में इसकी बजट भी अलग से आती थी, आरपी सेंटर बजट, एम्स बजट। ओके। तो इट हैज अ ह्यूज एडवांटेज टू डू थिंग्स एज रिक्वायर्ड। जो हम प्रोक्योरमेंट करते थे आरपी सेंटर के लिए, उसमें भी थोड़ी सी ऑटोनॉमी थी। जो हमारी कमेटी जो डिसाइड करती थी विद ऑल दोस रेगुलेशन अटैच टू अ परचेज, जो प्रॉपर गाइडलाइंस होते करके वी कुड डिसाइड कि हमें क्या खरीदना है। तो द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस यूज्ड टू बी इजियर एंड फास्टर। तो दैट्स हाउ वी कुड अचीव थिंग्स। तब इतना मेक इन इंडिया का जो है वो था नहीं। अच्छा। मेक इन इंडिया हैज बिकम नाउ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। इन फैक्ट दैट्स गुड फॉर अ फ्यूचर आल्सो, क्योंकि जब मेक इन इंडिया प्रेशर रहेगा तो हमें खुद काम करना पड़ेगा कि इंडियन कंपनीज आए आगे और चीजें बनाए और उसकी क्वालिटी इंप्रूव कराए। तो जब तक हम प्रेशर नहीं डालेंगे तो ये चीज आएगी नहीं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 10-20 साल में इंडिया उस क्षेत्र में भी काफी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जो टॉप लाइन इक्विपमेंट्स हैं वो इंडिया में बनने लगेंगे, या फिर जो कंपनी बना रही है वो इंडिया में आके बनाएगी, क्योंकि 20% मेक इन इंडिया कंपोनेंट होना जरूरी है आजकल। तो जैसे आप एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, टैक्स लगा देता हूँ। तो उनकी गाड़ी बिकनी है तो उनको इंडिया में मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी या फिर असेंबल करनी पड़ेगी। तो सिमिलरली जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है हाई एंड के जो है, जो इंडिया में बनती नहीं है बहुत सारे, तो उनको भी धीरे 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 इंडिया में पाँव रखना पड़ेगा। बिल्कुल।